हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 1, बिजनेस स्टडीज क्लास 12। और फर्स्ट चैप्टर का नाम है आपका नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो आइए हम लोग अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। फाइन। जब हम लोग नेचर और सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट की बात करते हैं तो इसमें हम लोगों को सबसे पहले ये समझना है कि नेचर और सिग्निफिकेंस का मतलब क्या होता है। देखिए, नेचर का मतलब ये है कि जो हमारा मैनेजमेंट है वो कैसा कैसा है। नेचर का मतलब क्या है, हमारा जो मैनेजमेंट है उसका नेचर कैसा है। हमको नेचर समझना है, नेचर कि मैनेजमेंट क्या क्या है। ठीक है। जैसे एग्जांपल, मैनेजमेंट कैसा कैसा होता है। क्या मैनेजमेंट साइंस है, क्या मैनेजमेंट आर्ट है। ऐसे ये नेचर समझना है, ठीक है, कि उसका जो नेचर है वो आर्ट की तरह है कि नहीं, साइंस की तरह है कि नहीं, जो मैनेजमेंट है वो प्रोफेशन की तरह है कि नहीं। ये बहुत सारी चीजें हम लोगों को समझना है। और इसी के साथ साथ हम लोग को मैनेजमेंट का सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस का मतलब होता है इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस का मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंस। तो ये चैप्टर का नाम है, बट आपको इस चैप्टर में नेचर, सिग्निफिकेंस, लिमिटेशन, ऑब्जेक्टिव और फंक्शंस बहुत कुछ मिलेंगे कि मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या होते हैं, मैनेजमेंट के नेचर क्या होते हैं, मैनेजमेंट के फीचर्स क्या होते हैं, मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या होते हैं। सब कुछ हम लोग को मिलेगा। मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। फाइन। सो गाइज, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग थोड़ा सा सुपर फास्ट की एक्सप्रेस की स्पीड में चलेंगे। देखिए, इसमें क्या लिखा है कि मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। अगर आपका एक नंबर का क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज मैनेजमेंट, तो आपको इसको अभी जस्ट कॉपी में लिखना होगा और लिख कर तुरंत याद करना होगा। आप कह रहे सर पहले समझा तो दीजिए। ठीक है भाई। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इसमें यह बोल रहा है कि जो मैनेजमेंट होता है वो एक प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस से हम क्या करते हैं, काम को पूरा करा लेते हैं। मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस से हम काम को पूरा करा लेते हैं। और जो भी हम काम को पूरा कराते हैं वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव रहता है, गोल रहता है। मतलब कि हम अपने गोल को कंप्लीट कराते हैं। किसको कंप्लीट कराते हैं, गोल को। और आगे लिखा हुआ है इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। जो भी हम काम को पूरा कराते हैं, इफेक्टिवली करा सकते हैं या एफिशिएंटली करा सकते हैं। जो भी काम होता है दो ही तरीके से होता है, इफेक्टिवली होता होगा नहीं तो एफिशिएंटली होता होगा। ठीक है। फाइन। आप लोग कह रहे सर इफेक्टिव का मतलब क्या होता है। देखिए, इफेक्टिव का मतलब होता है कि आप कोई भी काम को करा रहे हैं। देखिए, कोई भी काम जो समय पे हो जाए, दैट इज इफेक्टिवनेस। जैसे यहाँ पे अभी लिखा होगा doing the right task, completing activities and achieving goal. In other words, it is concerned with the end result. इसी में कहीं ना कहीं आपको लिखा होगा, ये देखिए, अचीविंग द गोल ऑन टाइम। जो भी गोल हम लोग समय पे कंप्लीट करते हैं हम उसको बोलते हैं इफेक्टिवनेस। क्या बोलते हैं, इफेक्टिवनेस। और आप कह रहे सर व्हाट इज इफिशियंसी। इफिशियंसी का मतलब क्या होता है। देखिए, इफिशियंसी का मतलब, इसमें आपको इफिशियंसी का मतलब, इट रिफर्स टू डू द टास्क इन द राइट वे, दैट इज द मिनिमम कॉस्ट एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। देखिए, ऐसा करिए, आपको इफिशियंसी जो समझना है आप यहाँ देख लीजिए। इट रिफर्स टू कंप्लीटिंग द टास्क विद मिनिमम कॉस्ट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स इन कॉस्ट इफेक्टिव मैनर। इसमें पता आपको, जब इफेक्टिवनेस की बात होती है तो इफेक्टिवनेस का मतलब होता है कि काम को समय पे पूरा करना। और उसी के साथ साथ जो भी आपका रिसोर्स है, आप उस रिसोर्स का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, मतलब उस रिसोर्स को बहुत अच्छे तरीके से आप यूज करके क्या किए हो, आप उसको प्रोडक्शन किए हो समय पर, मतलब समय पर प्रोडक्शन करना। और उसी के साथ साथ आप जो आपका रिसोर्स है उस रिसोर्स को आप बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज किए हो। जब ये दोनों साथ हो जाता है तो इसको इफिशियंसी बोलते हैं। समझ आ रहा है। फाइन। तो यहां पर आप समझे क्या कि व्हाट इज मैनेजमेंट। अगर आपको मैनेजमेंट कोई कुछ पूछता है तो आप अभी इसी वक्त याद कर लीजिए क्या, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ
getting things done with the aim of achieving goal, with the aim of achieving goal। आगे इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, आगे आप ऐसे जोड़ दीजिएगा। तो यहाँ पे आपका एक नंबर का काम हो गया। इट मींस अगर ये एक नंबर में आता है कि व्हाट इज मैनेजमेंट, तो आप बहुत अच्छे तरीके से लिख लेंगे। गॉट इट। एक नंबर का ये भी आ सकता है कि व्हाट इज इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस का मतलब होता है कंप्लीशन ऑफ टास्क, टास्क को कंप्लीट कराना ऑन टाइम, बस। और इफिशियंसी का मतलब होता है कंप्लीशन ऑफ टास्क ऑन टाइम विद ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, विद ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। या आप ये भी लिख सकते हैं कि कंप्लीशन ऑफ टास्क ऑन टाइम विद मिनिमम कॉस्ट, कम से कम कॉस्ट जिसमें लगे, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस ये भी रहे, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? इफिशियंसी। क्या बोलेंगे? इफिशियंसी। सो गाइस, अभी हम लोग मैनेजमेंट में क्या सीखे कि इफेक्टिवनेस क्या होता है, इफिशियंसी क्या होता है। अब हमको प्रोसेस समझना है, प्रोसेस। कि यहाँ पे जो बोला जा रहा है कि मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस, प्रोसेस का मतलब क्या होता है सर? देखिए, प्रोसेस का मतलब यही कि हम लोग उसमें प्लानिंग करते हैं, फिर ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, स्टाफिंग करते हैं, डायरेक्टिंग करते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं, ये सारे प्रोसेस से गुजरता है, तब तो जाकर मैनेजमेंट होता है, तब तो जाकर क्या होता है? मैनेजमेंट होता है। फाइन। चलिए, इसके बाद हम लोग एक केस स्टडी करेंगे। हम लोग केस स्टडी करेंगे। हम लोग को एग्जाम में नंबर पाना है, और एग्जाम में केस स्टडी आता है, एक एक नंबर का केस स्टडी आता है, दो दो तीन तीन नंबर का केस स्टडी आता है। तो सबसे पहले हम लोग एक एक नंबर के केस स्टडी पर ध्यान देंगे। इसमें लिखा है मैनेजमेंट हैज टू सी दैट tasks are completed and goal are achieved with the least amount of resources at minimum cost, कम से कम cost। identify the two related concept of management। कह रहा है इसमें कौन सा रिलेटेड है, आप ध्यान से देखिए। कॉस्ट भी क्या है? मिनिमम है। कॉस्ट भी क्या है? मिनिमम है, कम से कम। और जो टास्क है वो कंप्लीट हो जा रहा है, कम से कम रिसोर्स लग रहा है। आइडेंटिफाई द टू रिलेटेड कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। इसमें जो मैनेजमेंट में कौन से कॉन्सेप्ट रिलेट कर रहे हैं, मतलब क्या क्या हो सकता है। मैनेजमेंट हैज टू सी, मैनेजमेंट को देखना है दैट टास्क आर कंप्लीटेड, टास्क कंप्लीट हो रहे हैं, एंड गोल आर अचीव्ड, गोल भी अचीव हो रहे हैं, विद द लीस्ट अमाउंट ऑफ रिसोर्स एट अ मिनिमम कॉस्ट, कम से कम। आप बताइए क्या क्या हो सकता है? इफिशियंसी और इफेक्टिवनेस, क्या ये हो सकता है? क्या हो सकता है, आप बताइए। चलिए, तो इसको आंसर देखिए क्या हो सकता है। फर्स्ट का बी होगा, ए होगा, सी होगा, डी होगा। हम आपको बस हिंट दे दिए कि क्या हो सकता है। ठीक है, चलिए इसका भी आंसर देख लिया जाएगा। फाइन। दूसरे में क्या लिखा हुआ है? दूसरे में लिखा हुआ है सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट अचीव देयर गोल बाय चांस बट बाय फॉलोइंग अ डेलिब्रेट प्रोसेस कॉल्ड। सोचिए कि जो सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ठीक है, अपने गोल को बाई चांस नहीं पाते हैं, पर क्या फॉलो कर कर वो, कौन से प्रोसेस को फॉलो कर कर जो पाते हैं, जो जिस भी प्रोसेस को फॉलो करके पाते हैं, उसको क्या कहते हैं? मैनेजमेंट कहते हैं क्या? मैनेजमेंट कहते हैं क्या? जो भी हो, फर्स्ट और सेकंड का आप लास्ट में देखते हैं हम लोग। ठीक है, ये लिखा हुआ है कि आंसर पेज नंबर 56 पे दिया हुआ है। किस पे दिया है? पेज नंबर 56 पे। पेज नंबर 56 देख लीजिए आप लोग एक बार। पहले का हम लोग क्या किए थे? देखिए, पहले का हम लोग बोले थे क्या? इफिशियंसी और इफेक्टिवनेस। दूसरे का क्या बोले थे? मैनेजमेंट। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट। ठीक है, अब ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड पे। थर्ड पे लिखा हुआ है ड्यूरिंग फेस्टिवल सीजन एबीसी लिमिटेड रिसीव्ड अ न्यू ऑर्डर ऑफ 10,000 मोबाइल फोन्स टू बी डिलीवर्ड इन 10 डेज। सोचिए, फेस्टिवल सीजन था, जो एबीसी लिमिटेड है वो एक नया ऑर्डर रिसीव करती है कि उसको 10,000 मोबाइल बनाकर देना है, फोन्स टू बी डिलीवर्ड, वो भी 10 दिन में, 10,000 मोबाइल 10 दिन में। ठीक है, फेलिंग विच द कॉन्ट्रैक्ट विल बी नल एंड वॉइड। अगर आप 10 दिन के अंदर अंदर 10,000 मोबाइल बनाकर ऑर्डर फुलफिल नहीं करते हो,
तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है कैंसिल हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, नल नहीं माना जाएगा इसको। टू कंप्लीट दिस प्रोडक्शन मैनेजर प्लान टू आउटसोर्स दी प्रोडक्शन सो दैट दिस ऑर्डर कुड बी डिलीवर्ड ऑन टाइम। और इसी को कंप्लीट करने के लिए प्रोडक्शन मैनेजर प्लानिंग करता है, प्लान टू आउटसोर्स दी प्रोडक्शन, कि हम जो भी प्रोडक्शन है वो आउटसोर्स करेंगे, बाहर से मंगवाएंगे। इसमें कह रहा है दी आउटसोर्सिंग रिजल्टेड इन इंक्रीज इन कॉस्ट बाय 30%। जो भी आप बाहर से ये लोग आउटसोर्स करा रहे हैं काम को, जो भी बाहर से हेल्प ले रहे हैं, काम करा रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, 30% कॉस्ट बढ़ गया, 30% कॉस्ट बढ़ गया। बात समझ पा रहे हैं? जब इसमें सीधा ही बोल दिया कि कॉस्ट बढ़ गया, जब इसमें सीधा ही बोल दिया कि कॉस्ट बढ़ गया, लिखा है ना कि इंक्रीज कर गया कॉस्ट, तो ये तो सीधा सीधा समझ आ रहा है क्या कि भाई इफेक्टिवनेस काम हो रहा है। कैसा काम हो रहा है? इफेक्टिवनेस। बट क्वेश्चन देख लेते हैं, डू यू थिंक द प्रोडक्शन मैनेजर परफॉर्म ड्यूटीज इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली? नहीं भाई, ये इफेक्टिव किया है, ये इफिशिएंटली नहीं किया है, इफेक्टिव किया है। गिव एनी 2 पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिव एंड इफिशिएंसी। भाई देखो, इफेक्टिव का मतलब होता है कंप्लीशन ऑफ टास्क ऑन टाइम, और इफिशियंसी का मतलब होता है कंप्लीशन ऑफ टास्क ऑन टाइम विद मिनिमम कॉस्ट और विद ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, ये होता है। तो इसमें तो भाई कॉस्ट तो बढ़ गया ना, तो जब कॉस्ट बढ़ गया इसका मतलब ये कि इसमें काम क्या हुआ है, इफेक्टिव हुआ है। क्या काम हुआ है? इफेक्टिव हुआ है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि काम इफेक्टिव हुआ है, इसका आंसर क्या लिखा हुआ है। ये देखिए, लिखा है कि इफेक्टिव हुआ है बट नॉट एफिशिएंट, एफिशिएंट तो नहीं हुआ है। समझ पा रहे हैं आप लोग? मतलब ऐसे ऐसे केस स्टडी आपको एक एक नंबर दिला सकता है बहुत आराम से। ऐसे ऐसे केस स्टडी आपको बहुत आराम से एक एक नंबर दिला सकता है, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट 4 नंबर पे, एबीसी लिमिटेड अ गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सेट द टारगेट प्रोडक्शन ऑफ 100 गारमेंट पर मंथ। बात समझिए, कह रहा है कि ये लोग टारगेट सेट कर रखे हैं 100 गारमेंट पर मंथ, 100 गारमेंट पर मंथ, एक महीने में 100 गारमेंट ये लोग प्रोडक्शन करेंगे एट द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ 200 पर गारमेंट। और जो एक गारमेंट का प्रोडक्शन करेंगे, एक गारमेंट का प्रोडक्शन का जो रहेगा प्राइस, कॉस्ट 200 रहेगा। मोहन, एक मोहन था अ वर्कर, वर्क डबल शिफ्ट, डबल शिफ्ट काम करता, मैन्युफैक्चर्ड अराउंड 150 गारमेंट, डबल शिफ्ट काम किया तब तो 150 गारमेंट किया, बट एट द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ ₹230 पर गारमेंट। सोचो आप, 200 टारगेट था कि कॉस्ट 200 होना चाहिए, पर कॉस्ट उछाल खा गया 230। इसका मतलब ये क्या है पता है? ये है इफेक्टिव। क्यों इफेक्टिव है? क्योंकि कॉस्ट पे ये ध्यान नहीं दे पाया। ऑन दी अदर हैंड रवि एंड अदर वर्कर फोकस ऑन कॉस्ट, कॉस्ट पे ध्यान दे दिया वो, एंड हैंडल रिसोर्सेज वेरी केयरफुली, सो ही मैन्युफैक्चर 90 गारमेंट बट एट द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ 190 पर गारमेंट। सोचिए, इतना ज्यादा कॉस्ट बचा लिया कि 200 से कम कॉस्ट कर दिया 190 पे। मतलब ये इफिशियंसी है, इसके अंदर क्या है? इफिशियंसी। और ऊपर वाला क्या था? इफेक्टिव। और थर्ड वर्कर मेंटेन द बैलेंस एंड अचीव टारगेट 100 गारमेंट एट द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ 200 पर गारमेंट। और जो तीसरा है वो 100 गारमेंट कर लेता है और 200 पे करता है, मतलब ये इफेक्टिव भी है, इफिशियंसी भी है। आइडेंटिफाई द क्वालिटी पोसेस्ड बाय रवि मोहन एंड व्हाट दे आर लैकिंग। अब आप बताइए, रवि और मोहन क्या कर रहे हैं? जो पहले वाला था वो कौन था? पहला वाला मोहन था। तो जो मोहन है उसके पास क्वालिटी कौन सा है? इफेक्टिवनेस का है, मतलब इफेक्टिव काम करा दिया। और जो मोहन, मोहन के बाद रवि कहाँ? हाँ, ये रहा रवि। रवि क्या कर रहा है? रवि का लिखा है हम लोग इफिशियंसी, रवि इफिशियंसी कराया है। क्यों? क्योंकि कॉस्ट 190 कर दिया, बट समय पे काम नहीं पूरा हो पाया। ठीक है, इसका भी देख लेते हैं। व्हाट क्वालिटीज पोसेस्ड बाय थर्ड वर्कर, जो तीसरा वर्कर है, भाई तीसरा वर्कर तो अच्छा काम किया, समय पे भी काम किया है, और जितना कॉस्ट आना था वो उतना कॉस्ट लाया भी है। विच वर्कर इज प्रिफर्ड बाय मैनेजमेंट? भाई हम तो रहेंगे अगर तो 100 गारमेंट जो थर्ड वर्कर को देंगे। किसको देंगे? थर्ड वर्कर को। आइए हम लोग आंसर देख लेते हैं। देखिए, पहला लिखे थे मोहन इज इफेक्टिव, पहले को लिखे थे इफेक्टिव बट ही लैक्स इफिशियंसी। हाँ, उसका इफिशियंसी नहीं था। मोहन का इफेक्टिव लिखे थे,
रवि का इफिशिएंट बताए थे बट वो इफेक्टिवनेस खत्म कर दिया था, समय पे नहीं किया था। और थर्ड वर्कर बेस्ट, थर्ड वर्कर इज इफेक्टिव एज वेल एज इफिशिएंट, सही समय पे सही काम। और सी में क्या है, मैनेजमेंट प्रीफर थर्ड वर्कर, हम तो भाई थर्ड वर्कर को देंगे। इसमें लिखा हुआ है मैनेजमेंट प्रीफर थर्ड वर्कर एज मैनेजमेंट ऑलवेज इंसिस्ट ऑन अचीवमेंट ऑफ गोल इफेक्टिवली एज वेल इफिशिएंटली। जो मैनेजमेंट होता है वो हमेशा यह ध्यान देता है कि जो भी हम अचीवमेंट ऑफ गोल कर रहे हैं वो इफेक्टिवली, समय पे और इफिशिएंटली, मिनिमम कॉस्ट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस के साथ हो। समझ पा रहे हैं आप सभी लोग? ठीक है, फाइन। आप कह रहे सर मजा आ रहा है, मजा आ रहा है सर, मजा आ रहा है सर, सर कॉन्फिडेंस आ रहा है, सर कॉन्फिडेंस आ रहा है, सर अब लग रहा है कि हाँ सर केस स्टडी हो जाएगा, अगर अच्छे से पढ़ लिए तो केस स्टडी हो जाएगा। सो गाइज अभी तक हम लोग 4 केस स्टडी पढ़ लिए, एक एक नंबर का, दो दो नंबर का, तीन तीन नंबर का, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, देखिए ये 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, इसको 2 नंबर का बोल सकते हैं, और ऊपर वाला एक एक नंबर का बोल सकते हैं। ठीक है, सो आप लोग कह रहे हैं सर अब थोड़ा थोड़ा तो मजा आ रहा है। सो नाउ गाइज आ जाइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो है फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, फीचर्स को क्या कह सकते हैं हम लोग, कैरेक्टरिस्टिक्स। फीचर्स को क्या कह सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स। आप कह रहे हैं सर फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट में कितने पॉइंट्स हैं? देखिए फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट में टोटल 7 पॉइंट्स हैं। सर इसको कैसे हम याद करें? अभी अभी इसी वक्त याद करिए जब हम लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते कॉपी पे लिखिए आप इसको। मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, इसको लिख लीजिए, आप इसको तुरंत याद कर लीजिए। सर नंबर मिल जाएगा, जरूर मिलेगा। अगर आप मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, ऐसे बहुत सारे जो 7 पॉइंट्स हैं वो सारे पॉइंट्स को कॉपी पे लिख लेते हैं, और लिखने के बाद अभी उसको बार 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 बार, वीडियो को पॉज कर दीजिए, वीडियो को पॉज कर दीजिए, पॉज करने के बाद ये 7 पॉइंट, 7 पॉइंट याद करने में 2 से 3 मिनट लगेंगे, 3 मिनट दीजिए, 7 पॉइंट याद कर लीजिए। और अगर क्वेश्चन आया तो 3 से 4 मिनट आपका, इट मींस 3 मिनट लगाकर आपको याद करना है 3 से 4 नंबर पाने के लिए। आप इसको याद कर लीजिए, हमसे समझ लीजिए, इसके अंदर कैसे लिखा है उसको एक बार देख लीजिए, सेल्फ स्टडी कर लीजिए, और कैसे लिख कर आना है यहीं से आपको आइडिया मिल जाएगा। ये जो लिखा हुआ है आप वहां पे लिख कर आ जाइएगा। फर्स्ट, सर व्हाट इज द फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट? फर्स्ट पॉइंट है मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। जो मैनेजमेंट है, जो भी मैनेजमेंट हम लोग प्रोसेस को करते हैं, क्यों करते हैं? हम अपने गोल को पाने के लिए करते हैं। तो बस आप लिख दीजिए, देखिए मैनेजमेंट ऑलवेज एम्स एट अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। कितना टफ था, आप इसको समझ के एक आइडिया नहीं रख सकते कि हाँ भाई ऐसे ही नॉर्मल लिखना रहता है। The functions and activities of manager lead to the achievement of organization objective। क्या लिखा है? कह रहा है जो मैनेजमेंट के फंक्शंस होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, वही प्रोसेस भी है। और जो मैनेजर के एक्टिविटीज होते हैं, ये मैनेजर के एक्टिविटीज और मैनेजमेंट का फंक्शंस, ये सब कुछ फंक्शन, एक्टिविटीज, सब कुछ किससे रिलेटेड रहता है? अपने गोल से रिलेटेड रहता है। ये दिख रहा है गोल, ये हमारा गोल है, लक्ष्य को हर हाल में पाना है। समझ पा रहे हैं? ये मैनेजरियल फंक्शंस क्या है? एम्स टुवर्ड गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये मैनेजर हो गया, मैनेजर हर एक काम जो करता है क्या पाने के लिए? गोल को पाने के लिए। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिए क्या लिखा है, बस एक दो लाइन लिखिए, उसमें एक्सप्लेन कर दीजिएगा। नेक्स्ट है मैनेजमेंट इज अ परवेसिव। आप बात समझिए, परवेसिव का मतलब क्या होता है? कुछ नहीं, ध्यान से देखिए। मैनेजरियल एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इन ऑल डिपार्टमेंट, एट ऑल लेवल। समझ पा रहे हैं आप? परवेसिव का मतलब होता है कि जितने भी प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन हैं, हर जगह, हर ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट यूज होता है, हर ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट यूज होता है, हर डिपार्टमेंट में मैनेजमेंट यूज होता है, हर डिपार्टमेंट में मैनेजमेंट यूज होता है, हर लेवल पे, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, हर लेवल पे मैनेजमेंट यूज होता है। जो हर लेवल पे, हर ऑर्गेनाइजेशन में और सारे डिपार्टमेंट में जो यूज होता है, मतलब हर जगह यूज होता है, जो उसको क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं परवेसिव। क्या बोलते हैं? परवेसिव। समझ आ रहा है?
अब आइए आगे देखते हैं। मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड इन ऑल ऑर्गेनाइजेशन, वेदर छोटा ऑर्गेनाइजेशन हो या बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो, मैन्युफैक्चरिंग करता हो वो ऑर्गेनाइजेशन या सर्विस प्रोवाइड करता हो, प्रॉफिट वाला ऑर्गेनाइजेशन हो या नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, मैनेजमेंट हर जगह यूज होता है। कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट इज यूज्ड इन होल वर्ल्ड, सारे वर्ल्ड में, मतलब पूरे में, हमारे जो वर्ल्ड है पूरे वर्ल्ड में यूज होता है। What managers do in India, USA, Germany और जापान is same. How they do it may be quite different. बात समझिए, जो what managers do in India, जो इंडिया में मैनेजर्स कर रहे हैं, यूएसए में कर रहे हैं, जर्मनी में कर रहे हैं, जापान में, मतलब किसी भी देश में जो भी मैनेजर्स जो कर रहे हैं, हाउ दे डू इट मे बी क्वाइट डिफरेंट। कैसे कर रहे हैं वो अलग है, वो एक अलग चीज है, कैसे कर रहे हैं वो अलग हो सकता है, बट सारे देश में मैनेजमेंट हो रहा है। तो परवेसिव का मतलब क्या है कि जो हर लेवल पे, हर ऑर्गेनाइजेशन में, और उसके बाद हर डिपार्टमेंट में, हर जगह जो यूज होता है, हर देश विदेश, हर जगह जो यूज हो उसको क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव या मैनेजमेंट इज परवेसिव। गॉट इट, फाइन। तीसरे पे हम लोग आते हैं, मैनेजमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल, मतलब मैनेजमेंट जो है वो मल्टी डायमेंशनल है। मतलब कि मैनेजमेंट डज नॉट मीन ओनली वन सिंगल एक्टिविटी। मैनेजमेंट सिर्फ एक सिंगल एक्टिविटी नहीं करता है, बट इट इज इंक्लूड थ्री मेन एक्टिविटीज। इसमें भी तीन एक्टिविटीज है, मैनेजमेंट के अंदर भी तीन एक्टिविटीज। जैसे मैनेजमेंट ऑफ वर्क, सबसे पहले हमको अपने काम का मैनेजमेंट करना होता है कि कैसे कैसे काम को करेंगे। दूसरा, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, लोगों का मैनेजमेंट करना होता है कि कितने लोगों की जरूरत है, किसको कहाँ पर काम करना है, किसको कहाँ पर काम करना है, लेबर को हम लोग को लाना होता है। तो ये मैनेजमेंट ऑफ पीपल भी आता है किसमें, मल्टी डायमेंशनल में। आगे क्या लिखा है, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो भी ऑपरेशन होते हैं, जो भी काम होते हैं, उस काम का भी हमको क्या करना होता है, मैनेजमेंट करना होता है। आपको पता है क्या, यहाँ पे एक कोड ले लीजिए, WPO। डब्लू का मतलब हुआ मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। तो यहाँ पे हम आपको एक कोड दिए, क्या, WPO। कौन सा कोड, WPO। कौन सा कोड, WPO। समझ आ रहा है आप सभी को, फाइन। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि जो मैनेजमेंट में है वो मल्टी डायमेंशनल कैसे है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। ये हो गया आपका W, ये हो गया पीपल का P, और ऑपरेशंस का O। तो WPO। समझ आ रहा है आप सभी को। अब देखिए मैनेजमेंट ऑफ वर्क में क्या है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, ये मैनेजमेंट ऑफ वर्क। इसमें क्या है कि पीपल, स्टाफिंग और डायरेक्टिंग, मतलब लोगों को, स्टाफ को लाना होता है और डायरेक्शन देना होता है। और ऑपरेशंस में क्या, प्रोडक्शन हो रहा है, सेल्स हो रहा है, परचेज हो रहा है, इसका भी हमको क्या करना होता है, मैनेजमेंट करना होता है। समझ पा रहे हैं आप लोग। तो पहला क्या था, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। दूसरा, मैनेजमेंट इज परवेसिव। तीसरा, मैनेजमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल। इसके अंदर क्या आता है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। गॉट इट, फाइन। हम लोग अब नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है, 4 पॉइंट, मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, मतलब जो हमारा मैनेजमेंट होता है वो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है। कैसा प्रोसेस होता है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। मतलब देखिए ये हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहला तो हम लोग को प्रोसेस पता है, कैसा प्रोसेस, कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सारे होते हैं। तो मैनेजमेंट क्या है ना, कॉन्टिन्यू चलता रहता है। कभी आपको प्लानिंग करना है, कभी आपको ऑर्गेनाइजिंग करना है, कभी आपको स्टाफिंग, कभी डायरेक्टिंग, कभी कंट्रोलिंग, ये होता रहता है। और प्लस इसी के साथ साथ एक बार प्रोडक्शन हो गया, फिर दोबारा प्रोडक्शन करना है तो उसके लिए मैनेजमेंट करो, फिर से प्रोडक्शन करना है तो उसके लिए मैनेजमेंट करो। जो मैनेजमेंट है ये होता रहता होता रहता होता रहता। और इसी के साथ साथ इसमें जो प्रोसेस भी है, प्लानिंग करना होता है हर साल, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, हमेशा, मतलब ये जो मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है ना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये हमेशा
कॉन्टिन्यूअस बेसिस पे चलता रहता है, ये कॉन्टिन्यूअस है। क्या है? कॉन्टिन्यूअस। तो मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। आप कह रहे हैं सर इसको कैसे लिखना? अरे साहब इसके अंदर देख लीजिए आप, मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस और नेवर एंडिंग फंक्शंस। ये एक लाइन लिख देंगे, एक नंबर मिल सकता है। ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आर परफॉर्म्ड कॉन्टिन्यूअसली। ये एक दो लाइन आप देख लीजिए, समझ लीजिए क्या था। Management is a continuous or never ending functions. All the functions of management are performed continuously. खत्म। बस उसको एक्सप्लेन करना है। क्या एक्सप्लेन किया? आप एक्सप्लेन में क्या लिखे कि जो मैनेजमेंट के फंक्शंस है ना, उसको हम क्या करते हैं? परफॉर्म करते हैं कॉन्टिन्यूसली। खत्म। मतलब अलग तरीके से अपने स्टाइल से थोड़ा सा घुमाकर उसको अच्छे से लिख दीजिए, एक्सप्लेन कर दीजिए, मिल जाएगा आपको एक नंबर। एक्सप्लेन आपको जरूर करना है। और बिजनेस स्टडीज में अगर आपको अच्छा नंबर पाना है, 6 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, 6 मार्क्स चाहिए अगर आपको, तो पॉइंट आपको 5 से 6 पॉइंट देने होंगे। जब 6 पॉइंट देंगे और उस 6 पॉइंट को देने के बाद उस 6 पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे 2-2 लाइन 3-3 लाइन में, तब तो जाकर आपको नंबर मिल जाएगा। अगर 2-2 3-3 लाइन में एक्सप्लेन करते हैं 5-6 पॉइंट, तो आपको नंबर 6 में 6 मिल जाएगा। ठीक है। वैसे हम लोग का टारगेट 80 आउट ऑफ 80, 80 में से 80 पाना है। ठीक है। फिफ्थ में क्या लिखा है? जब आप 80 में से 80 पाएंगे, तब आप जाकर 80 घाट घूम पाएंगे। बनारस में है 80 घाट। 80 में से 80 पाइए, 80 घाट घूमने जाइए। देखिए कितना अच्छा लाइन बनाया हम। 80 में से 80 पाइए, तब जाकर 80 घाट घूमने जाइए। बहुत अच्छा। सो गाइज आइए हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। सो गाइस व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी? मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। बताइए मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी है कि नहीं? क्यों? देखिए एक प्रोडक्शन मैनेजर, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में मैनेजर होते हैं। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन के बाद परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। तो ये जब अगर ग्रुप में काम नहीं करेंगे तो क्या लगता है चल पाएगा? नहीं। तो ये बोल रहा है जो मैनेजमेंट होता है ना, ये ग्रुप एक्टिविटी है। जब लोग ग्रुप में आकर काम करते हैं, मिलजुल कर काम करते हैं, तब तो जाकर अच्छे से प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट हो पाता है। अगर लोग ही मिलना जुलना छोड़ दिए तो सब खराब हो जाएगा। ठीक है। आइए यहाँ पे मान लीजिए प्रोडक्शन है, नहीं ये परचेज डिपार्टमेंट है। परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ये हो गया सेल्स डिपार्टमेंट, और ये फाइनेंशियल डिपार्टमेंट। ठीक है। ये चार आपको दिख रहा होगा। अब इसमें से जो इसको परचेस करना है तो ये क्या करेगा? पैसा मांगेगा। तो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट इसको पैसा देगा। भाई मिलजुल कर काम कर रहे हैं। ये परचेस करके किसको दे देगा? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। तब तो जाके ये रॉ मटेरियल लेकर प्रोडक्शन कर पाएंगे। ये प्रोडक्शन करके किसको दे देगा? सेल्स डिपार्टमेंट को। ये सेल्स कर पाएंगे। और ये सेल्स करके किसको दे देंगे? फाइनेंशियल डिपार्टमेंट को। कैश अपनी पूरी ऐस है, जेब में रखी कैश है। फाइन। तो ये सेल्स करके सारा पैसा किसको दे देंगे? फाइनेंशियल डिपार्टमेंट को। और फाइनेंशियल डिपार्टमेंट लास्ट में आकर क्या करेगा? फिर से दे देगा परचेज डिपार्टमेंट को कि भाई इतना पैसा लो, रॉ मटेरियल खरीद लो, बढ़िया से खरीदना, अच्छा कम कॉस्ट में खरीदना, ध्यान देना। ठीक है। तो मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। ये सारे अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग, ग्रुप ऑफ पीपल सारे लोग मिलकर ग्रुप एक्टिविटी करते हैं, मिलकर काम करते हैं, तब तो जाकर क्या होता है? मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। तो आप बात को समझिए, मैनेजमेंट क्या होता है? ग्रुप एक्टिविटी है। 6 में क्या लिखा हुआ है? मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन। मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन। कह रहा है मैनेजमेंट हैज टू मेक चेंजेस इन गोल में, ऑब्जेक्टिव में चेंजेस करने पड़ सकते हैं, एंड अदर एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू चेंज टेकिंग प्लेस इन द इन्वायरमेंट। आपको पता ही है कि इन्वायरमेंट कैसे चेंज हो रहा है। भाई कोविड 19 आया था। कोविड 19 आता है, हमारे इन्वायरमेंट, सारे बिजनेस के इन्वायरमेंट को चेंज करता है। तो जैसे जैसे चेंज करता है, उसी के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन भी अपने गोल में चेंजेस लाती है। तो जैसे मतलब ऐसा नहीं कोविड 19 ही चेंज किया, अलग अलग जो इन्वायरमेंट है हमेशा बदलता रहता है। तो बिजनेस के अलग अलग इन्वायरमेंट, मतलब इन्वायरमेंट चेंज होते रहते हैं। तो उसी के हिसाब से जो मैनेजर होता है वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को ही चेंज कर देता है। जो ऑर्गेनाइजेशन गोल को कैसे चेंज करता है? जैसा इन्वायरमेंट चेंज हुआ उसी हिसाब से गोल को चेंज कर दिया। ठीक है।
और फिर क्या होता है। तो मतलब एक तरह से हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि जो मैनेजमेंट है एक फंक्शन, कैसा फंक्शन है, डायनेमिक फंक्शन, जो समय के साथ साथ चेंज होता रहता है। मैनेजमेंट समय के साथ चेंज होता रहता है। किस हिसाब से चेंज होता रहता है, जैसा बिजनेस इन्वायरमेंट चेंज होता है वैसा मैनेजमेंट क्या करता है, गोल को अपने चेंज कर देता है। तो मैनेजमेंट क्या हुआ, मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन जो समय समय के साथ चेंज होता रहता है। 7 में क्या लिखा है, इनटेंजिबल। 7 में क्या लिखा है, इनटेंजिबल। इनटेंजिबल का मतलब मैनेजमेंट फंक्शन कैन नॉट बी फिजिकली सीन। इंटेंजिबल का मतलब जिसको हम देख नहीं सकते हैं, जिसको हम फील नहीं कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इनटेंजिबल। जो मैनेजमेंट है आप उसको टच नहीं कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, प्रेजेंस कैन बी बट इट्स प्रेजेंस कैन बी फील्ड। बात को समझिए, आप उसको देख नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं, बस फील कर सकते हैं। देख नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं, बस फील कर सकते हैं, ठीक है, इंटेंजिबल। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी, होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। समझ पा रहे हैं आप, इसमें 7 पॉइंट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, और अगर इसमें से क्वेश्चन आ जाता है 4 मार्क्स का, तो हम लोग तो 4 या इधर ये पूरा याद कर लीजिए। और इस चारों में से हो सकता है आ जाए आपका केस स्टडी। क्या आ सकता है इस चारों में से, आपका केस स्टडी। और अगर केस स्टडी आता है तो इसी में से कुछ न कुछ पॉइंट को पूछेगा। समझ आ रहा है आप सभी को, तो आप इस पॉइंट को याद कर लीजिए। 4 मार्क्स तो आपको इसमें से मिल सकते हैं अगर क्वेश्चन आ गया तो। फाइन, सो गाइस हम लोग बढ़ते हैं आगे। ये देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है क्या यहाँ पे दिया हुआ है केस स्टडी। क्या दिया हुआ है, केस स्टडी। हम्म सो गाइस, केस स्टडीज के अंदर ह्यूमन रिसोर्सेस आर एन ऑर्गेनाइजेशंस ग्रेटेस्ट एसेट्स। वाह, सही बात है। ऑर्गेनाइजेशन के जो सबसे बड़े एसेट्स होते हैं वो होते हैं ह्यूमन रिसोर्स, मतलब लेबर, ह्यूमन, जितने लोग काम कर रहे हैं। डिस्पाइट ऑल developments in technology, getting work done from people is still a major task of manager। मतलब सोचिए, लोगों से काम कराना एक बड़ा टास्क है, किसके लिए, मैनेजर के लिए। आप टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो वो एक अलग चीज है, बट पीपल से काम को पूरा कराना एक बहुत बड़ा टास्क है मैनेजर के लिए। आइडेंटिफाई द डायमेंशन ऑफ मैनेजमेंट बीइंग डिस्क्राइब अबव। समझ पा रहे हैं आप, इसमें बार बार क्या बोल रहा है, गेटिंग वर्क डन फ्रॉम पीपल, लोगों की बात कर रहा है, पीपल पीपल पीपल। तो बताइए मैनेजमेंट का कौन सा डायमेंशन, आप कह रहे सर मैनेजमेंट का, अरे सर यही तो है, यही तो एक टास्क दिख रहा है, मैनेजमेंट ऑफ पीपल। क्या है, मैनेजमेंट ऑफ पीपल। अब इसमें देखिए कह रहा आइडेंटिफाई, आप पता लगाइए, दी डायमेंशन ऑफ मैनेजमेंट बीइंग डिस्क्राइब्ड, कौन सा ऊपर किस चीज के बारे में बात किया गया है, तो मैनेजमेंट ऑफ पीपल आंसर हो सकता है। गॉट इट, आप भी देख लीजिए, आपको भी यही लग रहा होगा सर मैनेजमेंट ऑफ पीपल, और हाँ यही है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते, आप लोग को आंसर देखना होगा तो 56 पे चले जाइएगा, देख लीजिएगा। सो सेकेंड, management always work by keeping an end result or aim of the organization. All activities of manager are directing toward the end result. ये end result तो कहीं दिखा था, कहाँ दिखा था, it is related to which features of management। कह रहा मैनेजमेंट हमेशा काम करता है end result को देख के, मतलब एम को देख के, मतलब एम का मतलब गोल को देख के, मतलब एम लिखा है कि मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन को एम को देखकर, एंड रिजल्ट को देखकर ध्यान में रखकर काम करता है। तो क्या हो गया, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस हो गया। मतलब इसमें किसकी बात की जा रही है, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। गॉट इट, गॉट इट। सो गाइस, थर्ड इज प्लानिंग, organizing, staffing, directing, controlling applied in or in organizations such as school, club, restaurant, hospital।
ETC क्वेश्चन मार्क पूछ रहा है, कह रहा है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सारे ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाइड होता है क्या? जैसे स्कूल, क्लब, रेस्टोरेंट, हॉस्पिटल, होता है क्या? इफ यस, अगर हाँ, which characteristics of management does it signify? Explain the characteristics. Characteristics को explain करिए सर, हमको तो समझ आ गया। प्लानिंग, वो मैनेजमेंट इज परवेसिव। परवेसिव का मतलब है कि जो हर जगह यूज होता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैनेजमेंट इज परवेसिव, मैनेजमेंट इज परवेसिव। और मैनेजमेंट इज परवेसिव को एक्सप्लेन भी कर दीजिएगा कि क्या होता है, ठीक है। 4 समझ आ रहा है, बहुत आसान है। अगर टॉपिक अच्छे से आप लोग पढ़ रखे हैं, केस स्टडी इज सो सिंपल, केस स्टडी इज सो सिंपल, समझ आ रहा है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, इट इज सो इजी, इजी, इट इज इजी। अगर आप अच्छे से टॉपिक पढ़ लेते हैं, रियली इट इज सो इजी, समझ आ रहा है। मेरे साथ सारे लेक्चर्स को देखिए और आपको केस स्टडी बहुत आसान लगने लगेगा, बहुत आसान लगने लगेगा। और हम लोग पाएंगे 80 में 80, हम लोग पाएंगे 80 में 80। और कहाँ जाएंगे? घूमने जाएंगे 80 घाट। समझ में आया? गॉट इट। सो गाइस, नेक्स्ट 5th में लिखा है डोमिनोज पिज्जा keep introducing new variety of pizzas in its menu. Which characteristics of management is highlighted in this? Explain any other 2 characteristics of management. समझिए कि कह रहा है कि जो डोमिनोज पिज्जा है वो नए नए प्रोडक्ट को लेते आ रहा है, नए नए वेराइटी को। और विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट इज हाईलाइटेड इन दिस। आप ही सोचिए कि ये जो डोमिनोज पिज्जा है जो नया नया प्रोडक्ट लाता जा रहा है, नया नया वेराइटी लाते जा रहा है, हमें तो लग रहा है कि मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन। जो मैनेजमेंट है डायनेमिक फंक्शन है, बाहर का इन्वायरमेंट चेंज हुआ तो यहाँ का इन्वायरमेंट चेंज हुआ। तो एक ये हो गया, और आगे कह रहा है विच, वो तो हम लोग बता दिए कि क्या हाईलाइट है, मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन। कह रहा है एक्सप्लेन एनी अदर 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। सोचिए कि आप इसमें एक तो बता दिए क्या, कि मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन, 2 और बता दीजिए भाई। आपको 7 याद है, आप कुछ भी बता सकते हैं। मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, मैनेजमेंट इज परवेसिव, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। समझ आ रहा है? और लास्ट में क्या था, इंटेंसिबल। मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। आप कुछ भी बता सकते हैं। कह रहा है 2 और बता दीजिएगा, 2 और बता दीजिएगा। हम लोग अब 56 पे आ रहे हैं और हम लोग आंसर देखने जा रहे हैं। ठीक है, ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, कौन सा था हम लोग का, ये दिख रहा है, मैनेजमेंट इज अ डायनामिक। और कह रहा है फॉर अदर कैरेक्टरिस्टिक्स रेफर पेज नंबर 14-15। मतलब 2 और बताना था ना। पहला तो आंसर ठीक है कि मैनेजमेंट इज अ डायनामिक, डोमिनोज पिज्जा वाला है ये, समझ पा रहे हैं आप। और कह रहा है 2 और अगर बताना है तो आप कुछ कुछ भी 2 चले जाइए 14-15 पेज नंबर पे और देख लीजिए। समझ पा रहे हैं आप लोग? ठीक है। आप लोग कह रहे सर केस स्टडी समझ आ रहा है, सर मजा आ रहा है, ठीक है, समझ आ गया। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, जब हम लोग ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट की बात करते हैं तो उसमें पहला आता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, दूसरा सोशल ऑब्जेक्टिव, तीसरा पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, पहला सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ। सबसे पहले हम लोग को सर्वाइव करना होता है मार्केट में, उसके बाद हम लोग प्रॉफिट बनाते हैं और उस प्रॉफिट से हम लोग ग्रोथ करते हैं। ग्रोथ करने का मतलब हुआ एक से अधिक ब्रांच आप ओपन कर पा रहे हैं। वो कैसे होगा, प्रॉफिट से। प्रॉफिट कैसे आएगा, फर्स्ट यू हैव टू सर्वाइव। आपको स्टार्टिंग में पहले सरवाइव करना है, अच्छे प्रोडक्ट्स देने हैं कस्टमर को, ठीक है। तो ये पता क्या है, ये ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव के अंदर आता है। किसके अंदर, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के अंदर, सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ। और इसके बाद सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सोशल ऑब्जेक्टिव में
हम लोग को क्या क्या ध्यान देना होता है और सोशल ऑब्जेक्टिव को पूरा करना होता है। सोशल ऑब्जेक्टिव में क्या क्या ध्यान देना होता है? सप्लाई ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइस। भाई एक बिजनेस है तो आप क्या दोगे? क्वालिटी प्रोडक्ट दोगे, क्वालिटी प्रोडक्ट दोगे, और वो भी किस पे? रीजनेबल प्राइस पे। किस पे दोगे आप? रीजनेबल प्राइस पे दोगे। कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स डिजायरेबल सिविक एक्टिविटी, आप कंट्रीब्यूट करो सिविक एक्टिविटीज में। जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक वेल्थ, जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक वेल्थ मतलब सोशल ऑब्जेक्टिव में मेरा ये भी है कि हमको जनरेट करना है। क्या करना है? जनरेट। क्या जनरेट करना है? इकोनॉमिक वेल्थ, मतलब हमारे इकॉनमी, हमारा जो इंडियन इकॉनमी है, हमारे देश में वेल्थ बढ़ाना है, हमारे देश का पैसा बढ़ाना है, पैसा। जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, हमको जनरेट करना है। क्या जनरेट करना है? रोजगार, रोजगार का मौका, मतलब रोजगार देना है, अपॉर्चुनिटीज देना है लोगों को। फाइनेंशियल सपोर्ट टू कम्युनिटी, आप जहां भी रहते हैं आप ध्यान दीजिए अपने सोशल ऑब्जेक्टिव्स को। सोशल ऑब्जेक्टिव्स में आप किसी को सपोर्ट भी कर सकते हैं, पैसा देकर सपोर्ट कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजिंग एजुकेशनल हेल्थ वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम, आप अगर सोशल ऑब्जेक्टिव पूरा करना चाह रहे हैं तो आप एजुकेशन, हेल्थ और वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम पे आप ध्यान दे सकते हैं। स्कूल, कॉलेज कुछ भी ओपन करा सकते हैं। एनजीओ में आप पैसा लगा सकते हैं। जो भी गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है या एनजीओ है, आप वहाँ पे क्या कर सकते हैं? पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो भी आप प्रोडक्शन कर रहे हैं वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली करिए, मतलब आप प्रोडक्शन जो कर रहे हैं वो ऐसे तरीके से आप प्रोडक्शन करिए कि आपके प्रोडक्शन करने से किसी भी, मतलब कहीं आपका इन्वायरमेंट खराब ना हो। इन्वायरमेंट क्या हो? खराब ना हो समाज में, ठीक है? तो ये सोशल ऑब्जेक्टिव्स हो गए। और नेक्स्ट क्या लिखा हुआ हम लोग का? पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव को ह्यूमन ऑब्जेक्टिव बोलते हैं, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव को इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स बोलते हैं। इसमें हम लोग को ध्यान देना होता है कि एक जो पर्सन है उस पर्सन को कम्पिटिटिव सैलरी मिल रहा है कि नहीं, मतलब जो सैलरी है दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के कंपटीशन में कम्पिटिटिव सैलरी मिल रहा है कि नहीं। एग्जाम्पल, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन 50,000 एक महीने का सैलरी दे रहा है, तो आप भी लगभग 50 से 51-52 हजार लगभग उसके कंपटीशन में सैलरी आप दे रहे हैं कि नहीं, तो वो उसको चाहिए होता है। प्रमोशन, ट्रेनिंग, पर्सनल ग्रोथ, डेवलपमेंट, ये सब कुछ पर्सनल ऑब्जेक्टिव है। एक जो लेबर होता है या जो एम्प्लॉयज है, जो वर्कर है, जो काम कर रहा है, उसका पर्सनल ऑब्जेक्टिव उसका पूरा होना चाहिए। उसी को बोलते हैं ह्यूमन ऑब्जेक्टिव, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। समझ पा रहे हैं आप? फाइन। सी में लिखा है पी रिकॉग्निशन, उसका जान पहचान हो। सेल्फ रेस्पेक्ट बना रहे हैं वहां पे। रेस्पेक्ट फॉर कलीग टू फुलफिल सोशल नीड्स, एक दूसरे के लिए क्या होना चाहिए? रेस्पेक्ट रहना चाहिए। गुड एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशन फॉर सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉयज, जहां भी वो काम कर रहा है वो क्या चाहेगा कि गुड एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशन। यहाँ पे हमको जो काम कर रहे हैं जहाँ पे, वहाँ पे हमको एकदम प्रॉपर एनवायरनमेंट मिले। जहाँ भी हम काम कर रहे हो वर्क हेल्दी हो, हेल्दी वर्किंग कंडीशन, किसी चीज का खतरा ना हो। समझ रहे हैं? तो ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, पहला ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, दूसरा सोशल ऑब्जेक्टिव और तीसरा पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ये सभी चीजों को अभी 1 मिनट में लिखिए, 2 मिनट में, 3 मिनट में याद कर लीजिए। समझ आ रहा है आपको? क्यों? क्योंकि पाना है हम लोग को 80 में 80, तभी जाएंगे घूमने बनारस 80 घाट। समझ आ रहा है? 80 घाट, जिसको जाना है घूमने 80 घाट, तभी आप लाओ 80 में 80, मतलब 80 में 80 लाइए, घूमने जाइए 80 घाट। चलिए, तो हम लोग अभी तक क्या पढ़ लिए? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ लिए। ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट पढ़ने के बाद हम लोग अब क्या पढ़ेंगे? अब हम लोग पढ़ेंगे केस स्टडी। क्या पढ़ेंगे? केस स्टडी। देखिए, ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट तो हम लोग पढ़ रहे हैं, इसके बाद केस स्टडी भी हम लोग पढ़ेंगे। बट इसी के साथ साथ आपको एक चीज ध्यान देना होगा कि आप जब पढ़ने बैठ रहे हो तो क्या कॉन्टिन्यूअस बेसिस पे क्या आप 1 घंटा बैठकर पढ़ पा रहे हो? एक बार जब आप बैठ रहे हो तो क्या लगातार 1 घंटे का लेक्चर देख पा रहे हो? बात को समझिए। क्या आप शांति से बैठ पा रहे हो? 1 घंटे बैठकर लेक्चर देख पा रहे हो? आप लोग शांति से 1 घंटे बैठिए, धीरे धीरे इसको बढ़ाइए, 1 घंटे से 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे। और हमसे अगर कोई पूछे
तो पढ़िए 15-15, 18-18 घंटे पढ़िए और इंजॉय करिए, स्टडी को एंजॉय करिए, फील करिए। तो एक एक घंटे से स्टार्ट करिए, 1 घंटे का लेक्चर अगर है तो पूरा लेक्चर खत्म करिए। पेशेंस, पेशेंस होना चाहिए, धैर्य कि हाँ हम बैठ के 1 घंटा पढ़ सकते हैं। अगर आप अपने एग्जाम में अच्छा नंबर पाना चाहते हैं तो आप अगर चाहते हैं तो कोई रोक भी नहीं सकता, और वैसे भी आपको लेक्चर्स मिलेंगे, इसके बाद भी लेक्चर्स आपको मिलेंगे। धीरे धीरे पढ़ते जाइए और 80 में 80 का टारगेट बना लीजिए, और 80 में 80 पाना है, 80 में 80 पाना है। समझ पा रहे हैं आप? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, राधिका इज इंगेज, जैसा कि मैं आपसे प्रॉमिस किया था केस स्टडी करा रहा हूं, ठीक है, केस स्टडी हो रहा है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? फाइन, केस स्टडी तो हो रहा है, पर ये जो पेन है ये हम लोग को धोखा दे दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, धोखा दे दिया, धोखा दे दिया, कोई बात नहीं, रुकिए रुकिए, हम आपके लिए काम कर रहे हैं। बस 1 मिनट रुकिए, मैं इसको चार्ज करता हूँ, ठीक है, तब तक हम लोग क्वेश्चन ऊपर से भी पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चार्ज में लगा दिए, देखिए चार्ज होने लगा। चार्ज हो रहे हो भाई? जल्दी सो जाओ, जल्दी सो जाओ। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे। इसमें लिखा है राधिका इज इंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग earthen coolers by using environmental friendly method of production which management of the, कितना आसान है ये तो। इसमें लिख दिया यूजिंग एनवायरमेंटल फ्रेंडली। जब आप एनवायरमेंटल फ्रेंडली कोई भी चीज यूज कर रहे हो, मतलब आप एक समाज के लिए भलाई कर रहे हो। मतलब जब आप इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, मतलब आप प्रोडक्शन कर रहे हो, और प्रोडक्शन जब कर रहे हो आप, तो वो क्या कहते हैं कि आपका प्रदूषण भी नहीं होगा। प्रोडक्शन करते समय पॉल्यूशन नहीं कर रहे हो, प्रोडक्शन करते समय आप पॉल्यूशन नहीं कर रहे हो। यहाँ पे लिखा है इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट से फ्रेंडली, फ्रेंडली, इन्वायरमेंट से फ्रेंड हो गए हो, फ्रेंडली हो गए हो। मतलब आपके प्रोडक्शन से पॉल्यूशन नहीं हो रहा है, मतलब आप समाज के लिए कुछ अच्छा काम कर रहे हो, मतलब ये सोशल ऑब्जेक्टिव है। सोशल मतलब समाज, तो सोशल ऑब्जेक्टिव फुलफिल कर रहे हैं। तो ये तो सीधा है, पहला का 1 सोशल ऑब्जेक्टिव यहाँ फुलफिल हो रहा है, 1 नंबर मिल गया हम लोगों को। दूसरा, अंकिता हैज स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग ऑर्गेनिक वेजिटेबल एंड फ्रूट्स ऑल्दो शी इज नॉट हैविंग मेनी कंपटीटर्स, इसके पास कंपटीटर्स नहीं है, बट स्टिल शी इज ट्राइंग टू ऑफर गुड्स एट मिनिमम प्राइस, कम से कम प्राइस पे, सो दैट शी इज एबल टू सर्वाइव इन द मार्केट। समझ पा रहे हैं आप? इनको पहले मार्केट में सर्वाइव होना है, एंड मेक श्योर पीपल विद लिमिटेड इनकम कैन ऑल्सो अफोर्ड हर वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, जिसके पास इनकम कम भी है वो भी ये खरीद सके। पर इसमें लिखा है सबसे पहले ये सरवाइव करना चाहती हैं, और सबसे पहले जो सरवाइव करना चाहता है वो किसमें आता है? ये देखिए, ये आता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में पहला लिखा था सर्वाइवल, दूसरा प्रॉफिट, फिर ग्रोथ। तो ये केस स्टडी में लिखा है कि ये पहले सरवाइव करना चाहती हैं। मतलब एक एक वर्ड से तुरंत एग्जाम, मतलब आपको आंसर पता चल जाएगा। समझ पा रहे हैं आप? तो इसमें लिखा हुआ है क्या कि जो अंकिता है नया बिजनेस स्टार्ट करती हैं, ऑर्गेनिक वेजिटेबल एंड फ्रूट्स बेच रही हैं, इनके पास कंपटीटर नहीं है। शी इज नॉट हैविंग मेनी कंपटीटर्स, कंपटीटर्स नहीं है, बट स्टिल शी इज ट्राइंग टू ऑफर गुड्स एट मिनिमम प्राइस सो दैट शी इज एबल टू सर्वाइव इन द मार्केट। मार्केट में सर्वाइव करना चाहती है, तो मार्केट में सर्वाइव करना चाहती है, नीचे लिखा हुआ है स्टेट द टू ऑब्जेक्टिव्स इज ट्राइंग टू अचीव। बताइए क्या क्या अचीव करना चाह रही है? पहला ऑर्गेनाइजेशनल एंड पर्सनल, दूसरा ऑर्गेनाइजेशनल एंड सोशल, तीसरा सोशल एंड पर्सनल, और फोर्थ ऑल ऑफ द अबव। देखिए, पहला तो ये कि बिजनेस स्टार्ट करती हैं और लिखा है प्रोवाइडिंग ऑर्गेनिक वेजिटेबल। क्या ऑर्गेनिक?
समझ पा रहे हैं आप? ऑर्गेनिक वेजिटेबल, तो ऑर्गेनिक वेजिटेबल ये क्या हो सकता है? सोशल हो सकता है। और दूसरा क्या है, ये सरवाइव करना चाह रहे हैं, मतलब ऑर्गेनाइजेशनल, मतलब सब मिलाकर बी वाला, ऑर्गेनाइजेशनल एंड सोशल, ऑर्गेनाइजेशनल एंड सोशल। आपको क्या लगता है? ठीक है, आपको जो भी लगे, ए बी सी डी जो भी लगे। अब आइए हम लोग आंसर मिलाते हैं। हम कह रहे हैं बी, और आपका देखते हैं आपको क्या लग रहा है। ठीक है, तो हम लोग पेज नंबर 56 पे जाएंगे और देखेंगे कि केस स्टडी जो है हमारा वो ए है, बी है, सी है। मेरा बी है, 2 का बी। ठीक है, पेज नंबर 56 2 का बी, पेज नंबर 56 2 का बी। ये देखिए आंसर आपके सामने, पेज नंबर कहाँ गया? इसमें था क्या? हाँ, 2 का बी। ये दिख रहा है आप लोग को? देखिए 2 का बी क्या है आपका? 2 का बी क्लियर है? ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल एंड सोशल, समझ आया? ठीक है, चलिए आइए हम लोग फिर से वापस आते हैं। ठीक है, सो गाइस यहाँ पे थर्ड आ चुका है, एक्स वाई एंड जेड। क्या लिखा हुआ है? एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई जेड पावर लिमिटेड सेट अप अ फैक्ट्री फॉर मैन्युफैक्चरिंग सोलर लैंटर्न्स। ठीक है, इन अ रिमोट विलेज एज देयर वाज नो रिलायबल सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन रूरल एरिया। समझ पाइए, जो एक्स वाई जेड पावर लिमिटेड है वो एक फैक्ट्री बनाता है। कहाँ पे फैक्ट्री कहाँ पे फैक्ट्री ओपन करता है? गांव में। और उसी गांव में मैन्युफैक्चरिंग सोशल लालटेन, लालटेन मतलब सोलर, सोशल नहीं, सॉरी, सोलर लालटेन, मतलब जो सोलर लाइट, सोलर से क्या जलेगा? लाइट, लाइट जलेगा, लालटेन। ठीक है, तो आगे लिखा हुआ है कि वो इसलिए वहां पे करता है क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रिसिटी आता नहीं है, भरोसा नहीं किया जा सकता। द रेवेन्यू ऑन बाई द कंपनी वॉज सफिशियंट डे बाई डे। आपको पता है जो कंपनी है उसके पास रेवेन्यू, पैसा आता जा रहा है दिन प्रतिदिन। सो द कंपनी डिसाइड टू इंक्रीज प्रोडक्शन, और ये प्रोडक्शन बढ़ाने का डिसीजन ले रखे हैं, टू जनरेट हायर सेल्स, ज्यादा सेल्स करना है इनको। फॉर दिस दे डिसाइडेड टू एम्प्लॉय पीपल, और इसके लिए लोगों को ला रहे हैं। ये लोग क्या कर रहे हैं? लोगों को ला रहे हैं, एम्प्लॉय क्या दे रहे हैं? रोजगार। फ्रॉम द नियर बाई विलेजर्स एज वेरी फ्यू जॉब्स अपॉर्चुनिटीज वर अवेलेबल इन दैट एरिया। सोचिए, ये वहां पे जा रहे हैं जहां पे जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत कम था, और वहां पे जाकर क्या दे रहे हैं? वहां से लोगों को एम्प्लॉय दे रहे हैं, एम्प्लॉय मतलब रोजगार दे रहे हैं। द कंपनी ऑल्सो डिसाइडेड टू प्रोवाइड ट्रेनिंग, और कंपनी इनको ट्रेनिंग भी देगी सारे एम्प्लॉयज को, फॉर अपडेटिंग देयर नॉलेज, उनके नॉलेज को अपडेट करने के लिए। ये तो हमको सीधा सोशल ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो रहा है, ये हम लोग को लग रहा है। बट हम लोग को किस पे ध्यान देना है कि क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? हम लोग को किस पे ध्यान देना है? क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस्ड अबव बाय कोटिंग लाइंस। आप बताइए कि मैनेजमेंट के किस ऑब्जेक्टिव के बारे में बात किया गया है? हमको तो लग रहा सोशल ऑब्जेक्टिव। किसका? सोशल ऑब्जेक्टिव। तो सोशल ऑब्जेक्टिव के बारे में बात किया गया है। हम लोग आंसर देखते हैं, ठीक है, 56 पे। ये 42 है क्या अभी? हाँ जी, 56 पेज नंबर पे आ गए। और हम क्या बोल रहे थे आपसे? अच्छा, बात समझ पा रहे हैं आप? इसमें कह रहा है कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव वो था, दी रेवेन्यू अर्न, वो जो रेवेन्यू कमा रहे हैं, जनरेट हायर सेल्स, ज्यादा सेल्स कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया आपका? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। रेलेवेंट इसमें लाइन है, डिसाइडेड टू एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉय मतलब रोजगार देंगे इन दैट एरिया, उस एरिया में, वो सोशल ऑब्जेक्टिव हो गया। और तीसरे में क्या लिखा? पर्सनल ऑब्जेक्टिव, टू प्राइवेट ट्रेनिंग, जो ट्रेनिंग देंगे
उनके नॉलेज को बढ़ाएंगे, वो एक पर्सनल ऑब्जेक्टिव हो गया। समझ पा रहे हैं? हम लोग क्या बोले कि ये सिर्फ सोशल ऑब्जेक्टिव है, बट नहीं, सोशल ऑब्जेक्टिव के साथ साथ जो जनरेट हायर सेल्स है वो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है, और जो नॉलेज को बढ़ाना है, प्राइवेट ट्रेनिंग जो दिया जा रहा है, दैट इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव। क्या है? पर्सनल ऑब्जेक्टिव। समझ पा रहे हैं आप? फाइन। सो गाइस गाइस गाइस, हम लोग ने आज पढ़ा मैनेजमेंट, व्हाट इज मैनेजमेंट, व्हाट इज इफेक्टिवनेस, व्हाट इज एफिशिएंसी, व्हाट इज फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, व्हाट इज फीचर्स के बाद क्या था हम लोग का, फीचर्स के बाद व्हाट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, और क्या था? बताइए बताइए बताइए। बस यही था ना, फंक्शंस था, और फिर ऑब्जेक्टिव था, और क्या था? देखिए, हम लोग पढ़े ये मैनेजमेंट, मतलब वही कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट था। फिर इसके बाद हम लोग पढ़े फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, और फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट में 7 पॉइंट। फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट के बाद ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, क्या पढ़े हम लोग? ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग क्लास को इतना ही रखते हैं, और मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। और क्या पढ़ेंगे हम लोग? इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। क्या पढ़ेंगे हम लोग? इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। सो गाइज, आज के लिए क्लास इतना ही। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। होप आप सभी को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत सारे दोस्तों से शेयर करिए, इसको शेयर करिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलें। दोस्तों से शेयर करिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल। थैंक यू गाइस।